नमस्कार मित्रों। ट्रंप साहब की नाराजगी, ट्रंप साहब की खुशी, ट्रंप साहब की बदमिजाजी, उसने दुनिया को परेशान कर रखा है। उनके बयानों ने परेशान कर रखा है, हैरान कर रखा है, कोहराम मचा हुआ है। समझ में नहीं आता कि आज जो वो बोल रहे हैं उसका क्या मायने होगा, कल जो बोलेंगे उसका क्या मायने होगा। 23-24 दिन हो गए हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, खत्म होने की बात नहीं। और अब तो क्या वो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है, या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जब 4000 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती हैं, F-35 जेट को निशाना बना सकता हो ईरान, तो इसका मतलब है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। रिजीम चेंज नहीं हुई है, उससे ट्रंप साहब नाराज हैं। तेल का भी संकट खत्म नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ रहा है, $150 पर हो गया पर बैरल, उससे ज्यादा भी हो गया हो। दुनिया भर के देश में चिंता बढ़ी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। यहाँ पर भी, भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। गैस के दाम पहले ही बढ़ गए हैं, कमर्शियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो इस सबसे संकट गहरा था। हालांकि सरकार ने अभी और जो दाम है पेट्रोल के डोमेस्टिक पर्पज से वो नहीं बढ़े, लेकिन क्या ये खतरा टल रहा है? क्या ये खतरा और बढ़ेगा? क्या महंगाई बढ़ेगी? और दुनिया के जो और देश हैं वो क्या इसमें शामिल होंगे और उसके क्या मायने होंगे? इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र नीरज वाजपेयी साहब के साथ, उनके खास प्रोग्राम बिजनेस बॉलीवुड वाजपेयी। वाजपेयी साहब को जानते ही, द एन शो उनका हिट शो है जिस पर बिजनेस और दुनिया भर की बात हो, जहाँ पर रुपये की बात होती है, जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, उस पर वो बड़ी बात करते हैं। हमें ये समझाते हैं कि रुपया क्या है। तो सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम नीरज जी। जी नमस्कार सर, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लोग मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जो जंग हो रही है उसमें भी हमारी भी चिंता है, तो हमको लगा हम भी इम्पोर्टेंट हो ही गए होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चिंताओं की वजह से हम इम्पोर्टेंट हुए हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या हो रहा है? तो ये समस्या अब गंभीर होती जा रही है, और युद्ध जिस तरह से शुरू हुआ था उससे हम लोगों को भी लग रहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो रिजीम चेंज की उनकी इच्छा थी वो हो सकती है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो ये वॉर जिस तरह से लड़ा जा रहा है वो वॉर वैसा नहीं है जैसा दुनिया देख रही है, या कुछ लोग देख रहे हैं, या बोल नहीं रहे होंगे, या समझ रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन रिएक्ट ये नहीं कर। एग्जैक्टली जो वॉर दिख रहा है वो वैसा है नहीं। और जर्नलिस्ट हूं मैं और आर्थिक पत्रकार हूं, तो मैं हर चीज को उसी लेंस से देखता हूं। मेरी आदत ये खराब हो गई कि मैं आर्थिक पहलू की नजर से ही हर चीज को देखता हूं, और अंत में जाके वही साबित भी होता है कि देखो, खेल तो पैसे का ही है सारा। नहीं तो असल बात तो वही है। मानता नहीं ना लोग, आदमी कहाँ मानते हैं उनको लगता है असली बात कुछ और है। असली बात तो रिसोर्सेस पे कब्जा ही है। कब्जा है। और अब आप देखिए, ईरान वाला जो युद्ध था वो हॉर्मुज पे लड़ा जा रहा है। सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो रही है। ईरान भी कह रहा है कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ के सबके लिए रास्ता खोल देंगे। अमेरिका कह रहा है नहीं, हम तय करेंगे, हम खोलेंगे। तो लड़ाई ईरान के लिए हो रही थी, हॉर्मुज के लिए हो रही थी। ये समझने वाली बात। इम्पोर्टेंट बात। तो हॉर्मुज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से 20% सप्लाई है एनर्जी की पूरे एशिया की तरफ, या पूरे वर्ल्ड की समझ लीजिए आप। और उसकी ही सारी लड़ाई है। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं, और मुझे ये कहते हुए मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। पूरी लड़ाई रिसोर्स पे कब्जे की है। अगर हॉर्मुज पे लड़ाई हो रही है, इसका मतलब अमेरिका इजराइल ये चाहते हैं कि हॉर्मुज हमारे कब्जे में रहे, जिससे ईरान को और अच्छी तरीके से टाइट किया जा सके। इसीलिए वो हॉर्मुज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हॉर्मुज यूएस के कब्जे में आ जाता है तो आप सोचिए क्या होगा दुनिया का परिदृश्य। दुनिया का 70% तेल और गैस अमेरिका के कंट्रोल में होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। बाकी जो 30% बचेगा वो रशिया या छोटे मोटे देश हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। पूरा ओपेक, ओपेक प्लस में से ओपेक निकालिए और वेनेजुएला यूएस निकालिए, सब यूएस के कंट्रोल में होगा। सारा इसलिए यूएस। असली लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई और गंभीर होगी क्योंकि ईरान के पास एक ही टूल है जिससे वो अमेरिका को हरा सकता है, और वो हॉर्मुज है। जिस दिन हॉर्मुज उसके हाथ से निकल गया,
फिर तो वॉर 20 साल तक चलता रहा, उससे ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना इसराइल को कोई फर्क पड़ रहा है, ना चीन को कोई फर्क पड़ रहा है, ना भारत को कोई फर्क पड़ रहा है। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई कंटिन्यू है, नॉर्मल है, तो आप यूक्रेन में चल ही रहा है ना। गेहूं की कीमतों से कोई फर्क नहीं पड़ा यूक्रेन की लड़ाई से, तो यूक्रेन अगले 200 साल तक लड़े, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है असली इंपॉर्टेंस। और इसी चिंता ही नहीं कर रहा, कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा, नेटो भी नहीं पूछ रहा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, लड़ते रहिए आप। तो असली लड़ाई यहाँ पे, और असली लड़ाई रिसोर्स की है। लेकिन ये भी वो चीज है जो हमें दिख रही है, जिसको हम थोड़ा सा डीप जाके इंटरप्रेट कर रहे हैं आपके सामने। मैं इससे भी पीछे आपको बताता हूं कि असली लड़ाई क्या है। असली लड़ाई है चीन के साथ। ईरान उसका एक प्रॉक्सी लड़ाई है चीन के साथ। जी, ये रियल गेम चीन और रूस के साथ है, क्योंकि चीन को आप कैसे कैसे उसको काउंटर करेंगे? अभी एक दो बार करके देखा ट्रंप ने कि जब उसके ऊपर वो सख्ती करते हैं तो वो रेयर अर्थ बैन कर देता है, तो अमेरिका हिल जाता है। तो अब अमेरिका और चीन की लड़ाई का ये एंगल लोगों को समझना चाहिए कि असली लड़ाई वो है। और अगर हॉर्मुज़ का कंट्रोल यूएस के हाथ में आ गया तो चीन की एनर्जी सप्लाई बहुत टाइट हो जाएगी, फिर केवल रशिया से काम नहीं चलेगा, रूट तो चाहिए ना आपको। तो फिर लेवल प्लेइंग बार्गेन करने की स्थिति में अमेरिका होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, क्योंकि ये लड़ाई जो हमें दिख रही वो है ही नहीं। तो ये तो आप बिल्कुल नए एंगल पर ले आए हैं जी। ऐसा। अभी तक तो हम ईरान और इजराइल को समझ रहे थे, फिर थोड़े दिनों बाद समझ आया ये ईरान इजराइल की नहीं, ईरान और अमेरिका की लड़ाई है। फिर थोड़े दिनों बाद आपने समझाया कि ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं, ये तेल की लड़ाई है। yes. और अब आप कर रहे हैं एक नया खेल की नहीं, ये ईरान अमेरिका तेल की नहीं, ये ईरान अमेरिका और चीन की लड़ाई है। अब मैं इससे एक लेवल आपको और पीछे ले चलता हूं, फिर हम तीनों डॉट को जोड़ देंगे। हमने पहले कहा कि ये लड़ाई एसेट्स की है, ऑयल एसेट्स की है जो हॉर्मुज़ पे लड़ी जा रही है, रिसोर्सेज की है। फिर हमने कहा ये लड़ाई उससे भी थोड़ा पीछे चीन के साथ है। अब मैं कह रहा हूं ये लड़ाई उससे भी पीछे डॉलर की है। जो पूरी दुनिया ने डी डॉलराइजेशन का या डॉलर को कोलैप्स करने का खेल शुरू किया था, वो अमेरिका के लिए, अमेरिका की ताकत हमने पिछले शो में आपको बताया था कि दो ही है, डॉलर और दुनिया भर का बेस्ट ब्रेन, उसके इसके अलावा कोई ताकत नहीं है। दुनिया का सबसे बढ़िया ब्रेन अमेरिका में है। नए नए इनोवेशन, नई रिसर्च, नई कंपनियां, ये सब बेस्ट ब्रेन से होती है। और दूसरा उनकी करेंसी जिस पे पूरी दुनिया ट्रेड करती है। आज की तारीख में भी 70% फॉरेन ट्रेड डॉलर में होता है। तो डॉलर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि डॉलर जितना वीक कर दिया गया था या हो रहा था खुद अमेरिका की वजह से, नोट छाप छाप के, उससे उसकी इकोनॉमी में चैलेंज था। तो अभी डॉलर भी प्रोटेक्ट होगा, इकोनॉमी भी प्रोटेक्ट होगी, चीन को भी हम दुरुस्त कर पाएंगे, और दुनिया के ऑयल एसेट्स में हमारा कब्जा है। आज भी पेट्रोल डीजल का जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो डॉलर में ही होता है। अभी ईरान ने क्या कहा कि हम युआन में करेंगे ट्रेड, किया भी उसने कि आप युआन में लीजिए मेरे साथ। यही तो वो चाहता नहीं है, ऑयल का ट्रेड रूबल में और रुपए में करने की बात। एनर्जी ट्रेड डॉलर में होना चाहिए। पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा, जो अमेरिका ने लॉन्च किया था। तो ये पूरी लड़ाई उस दिशा में है। ये जो प्रॉक्सी में दिखते हैं, दरअसल ये है ही नहीं खेल के हिस्से, रियल खेल वहां पे है। अब क्या होगा अगर हम डॉलर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो डॉलर प्रोटेक्ट तभी होगा जब उसका ट्रेड प्रोटेक्ट होगा। उसका ट्रेड प्रोटेक्ट होगा ऑयल से। 70% ऑयल कंट्रोल अगर यूएस के पास है तो वो डॉलर में ट्रेड होगा, तो डॉलर प्रोटेक्ट होगा। प्लस पूरा खाड़ी इलाका, एक ही देश था ना जो उसका विरोध करता था, ईरान, बाकी तो सब अमेरिका के साथ हैं, वो सब अभी भी उनके साथ हैं। और वो परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उनको मजबूरी में फिर उनके साथ होना पड़ा। शुरू में एक समय ऐसा लग रहा था कि 1 दर्जन देशों पे ईरान हमला कर रहा है तो वो अमेरिका से गुस्सा हो जाएंगे कि आपने मुझे छोड़ दिया, ये नहीं किया। लेकिन अभी 2 दिन पहले के स्टेटमेंट आपने सुने, 9 देशों ने मिलकर ईरान की आलोचना की कि अब हमला मत करना वरना हम लोग हमारे धैर्य की परीक्षा न लें आप जी। अब घूम के बात वहीं आ गई फिर जो बात शुरू में लोगों को समझनी चाहिए थी। अब आपका नेटो देश जो पहले बहुत मना कर रहा था कि हम साथ नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो ट्रम्प ने तो परसों ये भी लिख दिया कि ये सब पेपर टाइगर और कावर्ड हैं। उसके बाद नेटो से भी फीलर आ रहा है कि नहीं, हॉर्मुज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम तैयार हैं। तो अब आप समझ में खेल घूम के वहीं पहुंच गया है कि एसेट्स पे कब्जा,
और उसके बाद डोमिनेंस की लड़ाई जो है वो अमेरिका लड़ रहा है। वरना अमेरिका को क्या पड़ी थी कि अचानक एक दिन सुबह उठ के बातचीत के बीच में हमला कर दे। जी, ये मेरे भी हिसाब से खेल है ना कि जब बातचीत चल रही थी तो उस बीच क्यों जंग शुरू की गई, किया गया। एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन है। तो वो अप्रोप्रिएट टाइम उनको लगा कि अब अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और यूएस की हमेशा आदत, जिस दिन वो शांति की बात बहुत करने लगे समझ लिया अगले दिन वो हमला करेगा। कई बार उसने दिखाया, वेनेजुएला में ऑल ऑफ सडन उसने कर दिया। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है जो दिख रही लोगों को। हॉर्मुज पे कंट्रोल की लड़ाई है जो हमको लगता है कि कंक्लूड होगी, आज नहीं तो कल होगी, 2 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, लेकिन वो होगी क्योंकि वहां के वॉरशिप्स आ रहे हैं। एक और नया वॉरशिप आ रहा है हॉर्मुज कंट्रोल करने के लिए। जी, अब सो भारत जी, तो ये लड़ाई जब कंक्लूड होगी ना, उसके बाद फिर वो डायरेक्ट वाला जब आप शुरू होगा ना, तो पूरी दुनिया के जो तरीके हैं वो बदल जाएंगे। और समुद्री व्यापार जो इस समय है, आप देखिए कैसे कैसे लड़ी जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने या तो मना कर दिया इंश्योरेंस करने से या उसका प्रीमियम दुगना कर दिया। तो ये लड़ाई कैसे लड़ी गई? वहां से लड़ी गई कि हर देश को उसने परेशान कर दिया, हर देश को उसने टाइट किया। और मुझे तो ये लगता है, ये मेरी थ्योरी है, मैं इसके तथ्य नहीं दे सकता, कि जितने ईरान के एसेट्स पे हमले किए गए हैं वो किए ही इसलिए गए थे कि जब आप उधर एसेट करेंगे तो उसका रिएक्शन ये होगा। एकदम प्री प्लान था कि आप उसके, अगर उसके आप खर्क पे जाके मिसाइल मारेंगे तो वो सऊदी अरब में मारेगा, वो यूएई में मारेगा, वो ओमान में मारेगा। और वही तो हम चाहते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका होता है ना कि आप किसी को कहाँ पे हिट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहाँ हिट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा। सिंपल है। तो वो एकदम, मुझे लगता है कि यूएस की प्लेबुक पे ये वॉर हो रहा है। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यूएस विड्रॉ कर गया, भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, पतली गली ढूंढ रहा है। ये सब फालतू के नैरेटिव्स का कोई मतलब नहीं है। वो उसी की प्लेबुक पे ये गेम हो रहा है। आप डॉट कनेक्ट करके देख लीजिए पिछले 23 दिन का। ये हमको अच्छा लगता है ना कि कोई ये कहेगा अरे अमेरिका डर गया है, वो भाग रहा है या रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा लगता है हमको। कोई ताकतवर आदमी दुखी लगे ना, हम तो है नहीं। देखिए, एक लगना और दिखना और एक रियलिटी में क्या हो रहा है। आप सोचिए कि ईरान की इकोनॉमी कितनी कमजोर कर दी है इस लड़ाई ने। अभी 2 दिन पहले वहां पे 1 ट्रिलियन रियाल का नोट छापा गया है। 1 ट्रिलियन का, आप सोचिए 10 लाख का एक नोट करेंसी 10 लाख का नोट, 1 मिलियन और का। वैसे भी उनकी करेंसी ऑलरेडी काफी वीक हो रही है, एसेट्स का नुकसान हो रहा है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक तत्व चर्चा है कि ईरान पे हमला क्यों करा उसने, वो एक अलग डिबेट चलती, करना नहीं चाहिए वो बोला। बट सिचुएशन एनालिसिस देखिए आप कि नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है। अमेरिका को क्या नुकसान किया ईरान ने? कुछ नहीं, 4000 किलोमीटर दूर है, क्या करेंगे आप? नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना, और इजराइल का हो रहा है। तो इजराइल के पीछे तो एक अमीर आदमी खड़ा है, वो जब नुकसान होगा तो हम भरपाई करके बना देंगे। आपके साथ कौन खड़ा है? तो ये एनालिसिस आप देखिए इस एंगल से कि हो क्या रहा है, तब आपको लगेगा हाँ यार गेम तो कुछ डिफरेंट चल रहा है यहाँ पे। जी नहीं तो लेकिन अब हमारा क्या होगा कि भारत को अभी तो कुछ कहते हैं, आप लोग कहते रहते कि वो एक शिप आ गया है, 2 शिप आ गए। फिर मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि एक शिप का मतलब एक दिन का खाना पानी है। तो ये तो हम जैसे दिहाड़ी लोगों जैसी बात कर दी आपने। देखिए, एक और इसी में जोड़ दें, वो 1.5 दिन की गैस थी आपकी। अभी अमेरिका ने कहा कि ईरान के ऊपर भी हम सैंक्शन हटा देंगे, जो स्ट्रैंडेड ऑयल है उसके लिए समंदर में, उसके लिए हम हटा देते, वो बेच लो। वो भी 2.5 दिन का ही है। अब देखिए कैसे ऑप्टिक्स बनते हैं, लोग खुश हो ईरान के ऊपर सैंक्शन हटे, अरे वो 2.5 दिन का तेल है सिर्फ, तो उससे क्या हो जाएगा? वो तो और मतलब और ही बुरा है कि अगर आप उसका ये भी निकाल देंगे तो उसके बाद बचा क्या फिर? बचेगा नहीं। हाँ। आप सोचिए नया ऑयल निकल नहीं रहा है, स्ट्रैंडेड ऑयल को आप और कंज्यूम करा देंगे। जब मैं चाहता हूं सब खाली हो जाए और फिर लड़ा जाए, तब देखते हैं क्या होगा। तो हमारे ऊपर जो भारत का प्रश्न है, भारत में एनर्जी की बहुत सीरियस प्रॉब्लम इस समय हो गई है। हम लोगों ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब इस विषय पहली बार शुरू किया तो मैंने तभी कहा था कि सिचुएशन खराब होगी। अगर वॉर नहीं रुका तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वॉर रुकना चाहिए, नहीं रुका तो ये होगा। और आज आप देख लीजिए, आपने खुद ही बताया कि प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो चुका है, इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है, डोमेस्टिक गैस 60 रुपए महंगी हो गई है, एयरलाइन के किराए महंगे हो गए हैं।
प्रोडक्शन बंद हो रहा है कंपनियों का, उनको गैस की सप्लाई कट हो रही है, कम हो रही है, और उसका रिफ्लेक्शन है कि ग्राउंड पे चीजें महंगी हो रही हैं। आप मुंबई दिल्ली किसी भी शहर में घूम के देख लीजिए, जो जो बहुत छोटे जो फूड स्टॉल्स लगाते थे, या तो उन्होंने बंद कर दिया है या वो काफी महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि उनको जिस तरह सप्लाई मिल रही थी वो महंगा कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मुंबई का स्टेपल फूड वड़ा पाव है, वो 20 रुपए से 25 रुपए हो गया है। 5 रुपए सुनने में बहुत छोटा लगता है या किसी के लिए मैटर नहीं करता होगा, बड़ा महत्वपूर्ण। लेकिन एक गरीब आदमी को सोचिए ना, जो मुंबई में खाता है, उसके लिए तो 5 रुपए आपने बढ़ा दिया, 25% की हाइक। और वो कभी सस्ता थोड़ी होगा, वो हमेशा 25 चलेगा, बेंचमार्किंग हो गई अब तो 25 कम रुपए होगा की। नहीं, अब तो कम होगा नहीं। तो धीरे धीरे आपकी महंगाई हर फ्रंट पे, हर चीज पे बढ़ रही है, इंपैक्ट आ रहा है। एक ही कंडीशन है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके, कैसे भी रुके। जब ये रुकेगा, ऑयल प्राइस नॉर्मलाइज होंगे, तभी इसका होगा, अदरवाइज एवरी डे इज अ प्रॉब्लम। हर एक दिन बढ़ते हुए में हम समस्या में घिरते जा रहे हैं। ये भी मतलब अजीब सी बात है कि हमारा कोई लेना भी देना ना, हमने शुरू किया, ना हम किसी के साथ खड़े हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ना समझ। लेकिन चूंकि एनर्जी ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया परेशान हुई, तो हम कैसे बच सकते हैं फिर से? क्या इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से समझ सकता हूँ आपसे, कि आपने कहा कि न हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम इसके बीच में है, न लड़ाई में है, न कुछ है। कहीं एक तरफ होते तो क्या स्थिति होती है? कोई फायदा नहीं होता विजय जी। लेते ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, चलिए सोच के देखते हैं। सपोज मान लीजिए आप यूएस की तरफ होते, जी, तो भी आपको कोई सस्ता ऑयल तो मिल नहीं रहा। अमेरिका किसी को सस्ता ऑयल दे नहीं रहा है, ना रूस जो आपका दोस्त है वो भी सस्ता नहीं दे रहा, वो भी प्रीमियम लगा के $3 का दे रहा है। इजराइल से आपकी मित्रता है भी, या आप खुल के ईरान के खिलाफ हो जाते तो भी आपको कोई फायदा नहीं होता। और अगर आप ईरान के साइड में हो जाते और उनके खिलाफ हो जाते, तो भी ईरान बेचारा क्या कर पाता? उसके हाथ में नहीं है ना, वो तो दे ही नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं भाई हम ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, इसलिए ये सारा संकट हो रहा है हमको। ईरान नहीं, हम हमारा मित्र अगर देश है, मित्रवत देश है, और पता नहीं क्या क्या बातें सारी हो गई है। हम ईरान के साथ खड़े होते तो होता क्या, ये भी तो कोई बता। जो लोग ये कह रहे हैं कि खड़े होते तो क्या होता उससे? अगर आप ईरान के साथ खड़े हो तो उससे होगा क्या? ना तो आपको एनर्जी सस्ती मिलेगी, और आप क्या उसके साथ खड़े होकर के वॉर लड़ते? तो आप करते क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिया किसी के साथ नहीं हो, और कोई देश किसी के साथ नहीं है, वही लड़ रहे हैं आपस में। सऊदी अरब भी कौन सा ईरान के ऊपर हमला कर रहा है? स्ट्रेटेजिकली वो करना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि डायरेक्ट कोई गेन आपको होना नहीं उससे। चाहे आप इधर चल रही चाहे उधर, कुछ फायदा नहीं होना है, तो क्यों कोई किसी के साथ जाएगा? चीन क्या उसके साथ है ईरान के खुल के? बैकडोर से आप उसको सप्लाई दे रहे हैं, रशिया इंटेल दे रहा है, ये सब सही है, बैकडोर से दे रहा है ना। तो बैकडोर से कौन किसको क्या दे रहा है हमें पता नहीं, लेकिन फ्रंट पे कोई साथ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी साइड में होता तो उसको कोई फायदा होता, इसलिए बेटर कि आप साथ में नहीं है। एक चीज समझाइए सर, आजकल वैसे तो अभी सरकार ने कोई पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए या देश में तेल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, और चीजों के बढ़ गए, गैस के तो बढ़ ही गए। तो जब कमी नहीं थी तो गैस के दाम क्यों बढ़े, पहली बात। और फिर आज आपने वो बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, और इंडस्ट्रियल। ये किसने कहा कि कमी नहीं थी? अपने यहाँ गांव में की एक लैंग्वेज में कहते हैं, डेढ़ बनाए रखो। समझ गए ना, जो लोग हिंदी भाषी पर समझ गए होंगे कि आवक और जावक के बीच में जो बफर है वो बना रहता, आता है और जाता है, आता है जाता है। लेकिन अगर आवक रुक गई है तो बफर कितने दिन चलेगा? इसलिए आपने बफर को प्रोटेक्ट करने के लिए दाम बढ़ा दिए, क्योंकि आवक कम हो गई ना। अभी 330 मिलियन बैरल के हिसाब से गैस आती थी, वो 222 के आसपास आ रही है, तो करीब 30-35-40% तो इंस्टेंट एक झटके में कम हो गई है। तो कमी तो थी, ये तो कोई कह नहीं सकता कि ऐसी कमी नहीं। खुलेआम बिक रही है तो फिर कमर्शियल वालों को क्यों रोका? चलने दीजिए। 21 से 25 दिन क्यों किया? 21 दिन पे सिलेंडर रिफिल होने दीजिए। कमी है, वो सिचुएशन अभी नहीं कि एकदम खत्म हो गई है, अब क्या होगा, अब लकड़ी जलाएं क्या, वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन कमी तो है। कमी इसीलिए क्योंकि सप्लाई आपकी रुक गई है। जो आपको 100 चाहिए थे तो 50 ही मिल रही है, या वो भी बहुत दिक्कत से आ रही है, या नहीं आ रही है। 22 टैंकर जो खड़े हैं हमारे, उनका मुझे अभी आइडिया नहीं कि वो चले कि नहीं चले हैं। अभी नहीं चले शायद, 2 ही आए हैं केवल।
तो जब वो नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पेट्रोल डीजल के दाम जो हाई प्रीमियम के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ाए हैं, वो इसलिए बढ़ा दिए गए हैं कि अगर $156 पे हम क्रूड बास्केट अपनी बना रहे हैं, ये भी जनता को जानना चाहिए कि जो हम $110 $105 का रोज भाव देखते हैं ब्रेंट का, वो फ्यूचर प्राइस है। जब आप स्पॉट प्राइस यानी खरीदने जाते हैं, जब लेते हैं, तो उसकी जो क्रूड बास्केट बन रही, बास्केट का मतलब हमने ब्रेंट भी खरीदा, हमने उरुल भी खरीदा, हमने यूएस ऑयल भी खरीदा, सबको मिला के एवरेज प्राइस जो है उसको इंडियन क्रूड बास्केट बोलते हैं। उस बास्केट का भाव इस समय $156 है। तो जब $156 आपकी बास्केट की कॉस्ट हो गई है, तो दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो या तो कंपनी झेले या सरकार झेले। सरकार सब्सिडी दे या कंपनियों की वित्तीय स्थिति एकदम बुरी हो जाए तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अभी प्रीमियम बढ़े, आप 2-4 दिन इंतजार करिए, 10 दिन इंतजार करिए, अगर वो नहीं रुका तो आपको ये वाले भी बढ़ेंगे जो नॉर्मल प्राइस है। नहीं, मैं यही समझना चाहता था आपसे कि आपने भी बात कर दी कि ये जो ऑयल बास्केट है हमारी, वो $156 पर बैरल पर हो रही है। इसकी चर्चा काफी हो रही है कि सरकार, देखिए तेल का मार्केट में क्रूड ऑयल का कितना दाम बढ़ गया है, 120 था, 150 हो गया, 156 हो गया। तो ये क्यों बता रहे हो आप हमारे को? आपने तब तो नहीं बताया था $30 में, $40 में खरीद रहे थे। वो बास्केट कहाँ थी और उस बास्केट से क्या कर रहे थे, तो हमें नहीं बताया। आज ये $150 में खरीद रहे, इसका क्या मायने है? इसका मायने ये कि हम आपको तैयार कर रहे हैं दाम बढ़ाने के लिए, जिससे आपको झटका न लगे। दाम बढ़ने वाले हैं, ये एक तैयारी है, आपको भूमिका बनाई जा रही है कि इतना महंगा हो गया और अब नहीं सहा जाएगा, तो अब हम घाटा नहीं देखेंगे उनका। बिल्कुल, ये आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार रहिए। हमने आपको ट्विटर पे लिख लिख के बताया है, इंडियन ऑयल की लिख के बता रहा है कि $156 हो गया क्रूड बास्केट। क्रूड आप कभी भाव नहीं बताते थे, अब आप क्रूड बास्केट बता रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछे बास्केट क्या है, तुम बास्केट एक्सप्लेन करो। तो जब क्रूड बास्केट का भाव इंडियन ऑयल ट्वीट पे लिख के बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ये बता रहा है कि भाई तैयार रहो, दाम बढ़ेंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं मुझे कि दाम बढ़ेंगे, क्योंकि वॉर रुकेगा नहीं तो कोई कब तक घाटा झेलेगा। कंपनियां क्यों झेलेंगी घाटा? भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। हाँ, एक तो हमने फ्रूट बास्केट देखी थी और एक ब्रेड बास्केट देखते हैं, अभी आपने फ्रूट बास्केट बना दिया। यस, क्रूड बास्केट एक बास्केट है, उसमें तरह तरह का क्रूड रखा हुआ है, उसकी अलग अलग कीमतें हैं, वो क्रूड बास्केट है। उस एक बास्केट की कीमत $156 है। एवरेज ये है आपके पास, एवरेज ये है। तो आप ये डरा रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं हमारे को कि भाई हो जाइए होशियार, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम पैनिक हो जाएगा। इसीलिए तो आपको तैयार किया जा रहा है कि आप पैनिक न करें। करवाएंगे फिर आप समझें, पैनिक अगर मैं एकदम से बढ़ा देता तो आप पैनिक कर जाते, क्यों बढ़ा दिया क्यों बढ़ा दिया। अब तो मैं आपको 15 दिन से बता रहा हूं कि देखो बढ़ रहे हैं आप, तो दाम बढ़ रहे हैं, हम दाम बढ़ाएंगे, तो मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। बढ़ाई दिए ना, प्रीमियम वाले बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिया है, इंडस्ट्रियल बढ़ा दिया है, अब जो सामान्य वाला है उसको बढ़ाएंगे। गैस का भी बढ़ा ही दिया है। कुछ लोगों की ये भी चर्चा मैंने सुनी कि भाई कंपनियां ने इतना मुनाफाखोरी करी है तो उनको अब बर्दाश्त करना चाहिए। मैं इससे एकदम अगेंस्ट हूं। क्यों कंपनियों को बर्दाश्त? मैं आदमी मरता रहे। कंपनियां एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें इन्वेस्टर्स हैं, हमने इसलिए पैसा लगाया है क्या कि आप चैरिटी करो। कंपनियों को दोष मत दीजिए आप कि कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही थी। सारा कमा लिया हमारे पैसे से, तो जब हमारा संकट है तब भी आप ही कमाएंगे। भाई हमारी जो कॉस्ट होगी उसके हिसाब से हम लेंगे ना, हमने थोड़ी कमाया, जो सरकार ने टैक्स लेके कमाया उससे पूछिए ना। कंपनियों को दोष क्यों दे रहे हैं आप कि कंपनियां बर्दाश्त कर, कंपनी क्यों घाटा झेले? मैं कंपनी के इन्वेस्टर के तौर पे ये सवाल पूछ सकता हूं कि दाम क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? जिस भाव पे खरीद रहे हैं उसको आगे बढ़ा के हम बेचेंगे। तो सस्ता बेच रहे हो। एग्जैक्टली, मैं क्यों बेचूं सस्ता, मेरा क्वेश्चन ये है। तो ये भी तर्क एक इमोशनल ग्राउंड पे है कि कंपनियां नुकसान उठाते हुए देश की सेवा करें। सरकारी कंपनियां वैसे भी चैरिटी के लिए होती हैं, वो इन्वेस्टर के लिए बनी नहीं है। एहसान तले हम दब रहे हैं ना। नहीं, कोई एहसान नहीं, एकदम फेयर प्रैक्टिस।
ये क्वेश्चन आप सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी से आप ये नहीं पूछ सकते। कंपनी काम बिजनेस करना है वो करेगी, जब उसका $150 का भाव हो गया तो वो क्यों नहीं बढ़ाएगी। अब आप सरकार से पूछिए कि साहब टैक्स कम कर दीजिए, तो कंपनियां जो बढ़ाएंगी वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्या सरकार टैक्स कम करेगी? कम पैसे में ज्यादा, कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में दे रहे थे, तब तो आपने नहीं पूछा, तब भी तो आपने कमाया ज्यादा। भाई तो ये सवाल केवल ऑयल कंपनियों से क्यों पूछा जाता है? आप जोमेटो वाले से क्यों नहीं पूछते जिसने प्लेटफॉर्म की फीस बढ़ा दी है, 14 रुपए कर दी है? उससे सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि कौन सी अभी गैस की दाम बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जो आपका जो बाइक लेके आता है राइडर उसके दाम तो बढ़े नहीं अभी, तो आपने क्यों बढ़ाया प्लेटफॉर्म फीस? आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं क्या? ये सवाल केवल सरकारी कंपनियों से क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो चैरिटी के लिए बनी हुई है। भाई उसमें या तो आप 100% ओन्ड कंपनी बना दीजिए, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो एज एन इन्वेस्टर वो क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनियां नुकसान क्यों सहे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो पैसा कमा रही है टैक्स में वो ज्यादा कमा रही है और उसको कम करे, कंपनियों को ना करे। देखिए एंड ऑफ द डे सरकार बर्डन ले, सरकार इज फॉर द पीपल, कंपनीज आर नॉट फॉर द पीपल। तो सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है जो इतना पैसा इकट्ठा है जिसको वो बर्डन लेना चाहिए? थोड़ा हिसाब भी तो समझाइए आपको। जब ये 100 रुपए पे आप बेच रहे थे पेट्रोल, तो पिछले 10-12 साल से जो सरकार चली है उसमें जबरदस्त कमाई उन्होंने की। अलग अलग फिगर चलते हैं, एग्जैक्ट में कोट नहीं कर सकता, लेकिन 10-12 साल में 30-40 लाख करोड़ तो कमाई है कम से कम। तो अभी तो हम सुन रहे थे कि वो आप ऑयल बॉन्ड में ही चुका रहे थे। भाई 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड है मान लीजिए, तो जितना कमाया उसमें से एक झटके में 1 गो में आप पे कर सकते थे। वो लॉजिक तो मैंने पिछली बार भी कहा थी, उस लॉजिक से मैं सहमत ही नहीं हूँ कि ऑयल बॉन्ड पे ठीकरा फोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए सरकार ने क्या किया था ये हम सबको मालूम है कि सरकार ने उस पैसे से तरह तरह की स्कीम्स चलाई। मतलब कोई अपने घर पे तो ले नहीं गया। अब ये जो तरह तरह की स्कीम जो चल रही थी वो वहीं से चल रही थी, कमाई से। अब वो कमाई से चल रही एक सिस्टम बन गया कि इधर से कमाओ इधर चलाओ, ठीक है कोई बात नहीं, आप सरकार टैक्स वसूल चलाती है। अब अगर दाम और बढ़ रहा है तो उसका बर्डन सरकार को झेलना पड़ेगा, ना कि कंपनी को। कंपनी क्यों झेले? ये तो वही बात होगी ना, चीन से युद्ध लड़ना, पिटाई ईरान क्यों कर रहे हो आप? ईरान की क्यों पिटाई कर रहे हैं आप? तो कंपनी ने बेचारे ने क्या अपराध किया है? आप खेल समझिए, ये कंपनियों को दोष देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तो मतलब सरकार से पूछना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को तेल नहीं के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, फिर सरकार कहेगी कि दाम तो तेल की कंपनी बढ़ा रही है, हम क्या करें? तो आप जब बहुत करते हैं। नहीं, मेरा सिंपल है कि जब तेल के दाम घटते हैं तब आप क्रेडिट ले लेते हैं कि देखिए हमने सस्ता कर दिया, बढ़ने नहीं दिया, और सस्ता कर दिया। तो सस्ते क्रेडिट आप क्यों लेते? वो भी क्रेडिट कंपनी को मिलना चाहिए। अगर महंगे का क्रेडिट कंपनी को जा रहा है, भाई कंपनी बढ़ा रही है, वो डिरेगुलेट है, उनको हमने डिरेगुलेट कर दिया, अपने हिसाब से वो तय करती है जी। तो जब कम होता है तो उसका क्रेडिट कम सरकार क्यों लेती है? फिर वो भी क्रेडिट कंपनी को जाना चाहिए कि उसने कम कर दिया। तो आपको लगता है, जैसे अभी एक मोटी बात हम पॉलिटिकल बात समझे कि सरकार को तेल के दाम बढ़ाने हैं, यदि कंपनियां कहें या कंपनियां नहीं कहें, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव होने, अब तो इलेक्शन कमीशन ने डेट भी डिक्लेयर कर दी है, 9 अप्रैल को होने, 23 अप्रैल को होने। तो आप क्या चाहते हो कि ओले अपने ही सिर पे डालें? नहीं, तो अभी आप चुनाव तक क्या 5 मई को है ना काउंटिंग? 4 मई को। 4 मई को है ना, तो 4 मई तक नहीं बढ़ेंगे दाम, 4 के बाद बढ़ेंगे। 4 के बाद बढ़ेंगे। 4 के अभी तो 4 मई में कितना दिन ही रह गए हैं, एक महीना बचा है मिला के, 1-1.5 महीना। पूरा अप्रैल ले लीजिए और 10 दिन इधर के ले लीजिए, तो मान लीजिए 40-50, तो 40-50 दिन और झेल लीजिए आप, मतलब मजे कर लीजिए नाम ना बढ़ने के। 4 मई के बाद बढ़ेंगे। एक ही कंडीशन है, इस 1 महीने में अगर वॉर रुक गया तो नहीं बढ़ेंगे फिर। अरे तो वॉर कहाँ रुक रहा है? आप पता नहीं कहाँ पर चल रहे हैं, वॉर रुक जाएगा। मैं तो इफ बट लगा रहा हूँ, इफ लगा के मैंने बोला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुक ही जाएगा, ये नहीं रुकेगा। इफ लगा रहा हूँ, इफ रुक गया तो कहेंगे अच्छा ठीक अब तो रुक गया, बढ़ाने की क्या जरूरत, तो शायद ना बढ़े। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए, कंपनियों के नतीजे आप देखिएगा अगले 3 क्वार्टर तक जबरदस्त वो तो नुकसान में आएंगे, भयानक।
कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, अच्छा खासा नुकसान कंपनियों को हो जाएगा। तो कंपनियां बनी इसलिए हैं, सरकारी कंपनीज फॉर चैरिटीज, वो इन्वेस्टर के लिए थोड़ी है, वो जनसेवा के लिए बनी है, तो जनसेवा का ये खाना सरकारी कंपनियां क्यों नहीं बढ़ा रही हैं तेल के दाम? जब डीरेगुलेट कर दिया कि नीरज जी देख रहे हैं उस कंपनी को, तो नीरज जी क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई पैसा? अरे भाई फिर आपका इंटरेस्ट किस में है? कंपनी में है ना। हाँ भाई, हमारा सरकार इन कंपनियों की ओनर है, टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी। टेक्निकली है कि मेजॉरिटी स्टेक सरकार का है, राष्ट्रपति जी के नाम से शेयर है जी। और प्रैक्टिकली भी सरकारी कंपनियां हैं, तो दोनों तरीके से इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है और चुनाव भी सरकार को ही लड़ना है, हम और आप तो लड़ नहीं रहे हैं। तो दो चीजें उनके पास है और दोनों उनके कंट्रोल की है, तो किसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे। तो अगर हम आज दाम बढ़ा देंगे तो इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग गलत जाएगा, तो हम नहीं बढ़ाएंगे, अपनी एक आर्म को नुकसान करा देंगे थोड़ा सा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा और यही सिचुएशन रहेगी तो दाम बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, अभी नहीं बढ़ेंगे। तो मतलब अभी आप कौन से बढ़े हैं जी अभी इंडस्ट्रियल के दाम बढ़े हैं, हाँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल के दाम से चुनाव फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट बहुत पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता, पब्लिक सेंटिमेंट नहीं खराब होता है। उसका असर तो सीधा पड़ ही रहा है, लेकिन वो लगता नहीं है सीधे। पब्लिक को डायरेक्ट नहीं लगता है। एविएशन जो एटीएफ होता है, टरबाइन फ्यूल, उसके दाम बढ़ गए हैं। हाँ, टरबाइन फ्यूल बढ़ गए, क्योंकि एयर फेयर मतलब जो लोग हवाई यात्रा करते हैं वो कितने वोटर होंगे देश में, हाँ। ना भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। तो 2% जो एकदम रिच क्लास टैक्स पेयर है आपके जैसे लोग, वो ना भी दे सरकार को वोट तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए उधर वाले सब बढ़ जाएंगे। हमें तो ये बढ़ जाता तो फायदा होता, हम खुश होते कि अब नीरज जी पे कुछ तो मार पड़ी। तो पड़ रही ना, एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, सब ने सेस लगा के बढ़ा दिए हैं दाम। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जहां पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ जाएगा वहां रोक के बाकी बढ़ा दिए गए हैं। अगर यही स्थिति रही तो चुनाव के बाद आप वहां देखिएगा तो वो सभी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। ये ईटीएफ ने में तो सारा टैक्स वो 425 पे 450 और 500 कुछ हजार रुपए बढ़ा ही दिए एयर फेयर को लेकर, तो बढ़ा दिए, बिल्कुल बढ़ा दिए। तो अच्छा, वो एक ही जगह नहीं, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि जैसे बहुत जगहों पे गैस सप्लाई रोक दी गई है, तो मोरबी की कंपनियों में दिक्कत है, या जहां केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको दिक्कत है। अब मेरे ख्याल में गया नहीं हूं, अंदाजे से बता रहा हूँ, फिरोजाबाद का बेंगल वाला भी बिजनेस इम्पैक्टेड हुआ होगा, जो भी गैस को ईंधन की तरह यूज कर रहा है, गैस को यूज कर रहे हैं, इम्पैक्ट हो गया होगा उसके, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट होगा। तो अब ये इम्पैक्ट तो होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जब गैस आ ही नहीं रही तो क्या करेंगे आप, सप्लाई रोकेंगे या दाम बढ़ाएंगे? दाम भी बढ़ा के, एक लिमिट से ज्यादा दाम बढ़ा के भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सप्लाई ही नहीं, तो आप दाम बढ़ा के करोगे क्या, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन तो परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर है। समझ लेता हूँ, आप सब लोग बड़े जो लोग हैं ना वो बहुत कन्फ्यूज करते हैं। अब बहुत सारे मित्र हैं हमारे आप जैसे बड़े लोग, वो तो कहते भाई सरकार जागी नहीं, पहले ये असेस नहीं किया, ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, ये सब की जंग तो होने ही वाली है, जंग होगी तो हमको कैसे तेल लाना है, कैसे गैस लानी है, किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना, और आप कह रहे हो कि सरकार क्या कर सकती है? नहीं, ये जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उसका काउंटर प्रश्न ये है मेरा कि मान लीजिए, मैं पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि किसी भी सरकार को ये पता नहीं हो। अब कल आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, वो मीम चल रहा था, वो सच्चाई मीम जो भी है उसमें, कि जापान की प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आपने अपने मित्र देशों को भी नहीं बताया कि ईरान पे हमला करने वाले हैं, एकदम सरप्राइज कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा सरप्राइज तो हमको करना ही था, और क्या आपने पर्ल हार्बर के समय हमें बताया था? तो पहली बात तो कोई बताता नहीं है, अचानक से कुछ हो जाती है। लेकिन दूसरा सेंस इसका ये है कि देश दुनिया का कोई ये नहीं कह सकता कि उसको पता नहीं था, वरना फिर ये एजेंसीज किस लिए बनी है? आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या काम, उनका काम ही यही बताना कि भाई ये यहाँ पे हो सकता, वो वहां पे हो सकता। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं, जब वो कहते हैं भाई वो आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ले लेती है तो वो बता देते हैं कि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। हाँ, तो वो तो लेने की बात बताई ना, पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि वो पहले से पहले बताए, तो सरकारों को पता होता था। मैं इस थ्योरी को मान के चलता हूँ कि उनको पता था, कर क्या सकती है। फिर ये सीरियस बात है ना, यदि आपको पता था तो इसका मतलब आपने प्रीएम्प्ट करने के बाद उसका जो
प्रिकॉशनरी मेजर्स है या प्रिएम्प्टिव क्या मेजर? क्वेश्चन यही है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेते हम, क्या लेते, क्या करते हम? मैं नहीं, जो वही कह आज रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मल्टी अलाइन करके मल्टी डीलर से या मल्टी कंट्रीज के साथ आप तेल ले रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आप पहले करें। क्योंकि जो मुझे एक और बात समझा दीजिए, आखिरी बात समझ, कि आज आपको तेल का संकट नहीं लग रहा, क्योंकि आपका जो स्टॉक था, बफर स्टॉक था, गैस का स्टॉक था, वो हो गया। अब ये 23 दिन में, 25 दिन में, ये 1 महीना हो जाएगा जिसमें नहीं आ रहा, तो वो जो आपके डब्बे थे वो तो खाली हो गए। ये तेल 1 महीने नहीं आया, ये 1 महीना तो बचा रहेगा ना, तो ये 1 महीना अगले 3 महीने बाद, अगले 2 महीने बाद तो आप पर असर डालेगा। नहीं, इसको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लें। अगर ये पता भी है, मान लो आपको कि ऐसी सिचुएशन चल रही हो, तो 2 महीने से चल रहा था कि वहां झगड़ा हो रहा है, कभी भी युद्ध हो सकता, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अंदाजा नहीं था, अंदाजा था सबको कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्वेश्चन था कि आप कर क्या सकते थे, तो आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रख सकते थे, वो है हमारे पास था। 34 दिन का तो हमारे पास स्टॉक रहता फ्लूइड, और 34 दिन का हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, 75 दिन का हमारा खेल था, वो था जब जिस दिन युद्ध शुरू हुआ। और ज्यादा हम खरीद लेके स्टोर कहाँ करते, पहली क्वेश्चन ये, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अगर आप बुक भी कर देते, जो कि कंटिन्यूएशन में बुक था हमारा, वो रास्ता बंद हो गया इसलिए दिक्कत हुई। अगर ये हॉर्मुज का प्रॉब्लम नहीं होती तो ये दिक्कत आती ही नहीं, तेल आता रहता, अपना युद्ध भी चलता रहता। प्रॉब्लम हुई हॉर्मुज की वजह से, नंबर 2। नंबर 3, आपके ऊपर रशिया पे बैन लगा हुआ था कि आप रशिया से तेल नहीं ले सकते, तो आप, सरकार कहती कि हमने कभी बंद नहीं किया, ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन था। लेकिन जैसे ही यूएस ने कहा कि हाँ ले सकते हैं आप, तो आप देखिए सारी कंपनियों ने भर भर के लिया है, खूब जबरदस्त बुकिंग कर ली रशियन ऑयल की। तो जो कर सकते थे वो किया आपने, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। गैस और तेल का स्टोरेज करना बहुत आसान नहीं है। आपके जो स्ट्रेटजी रिजर्व थे वो ठीक था, भरे थे, अब इसके अलावा क्या करते आप? लेकिन तो चाइना में ये, तो ऐसा नहीं हो रहा सर, क्योंकि चाइना के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमसे ज्यादा दिनों के बने हुए हैं, जापान के ज्यादा डेज के बने हुए। अब हमारे रिजर्व की कैपेसिटी ही अगर उतनी है तो हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ड्रम में तो भर के रखेंगे नहीं। तो चाइना में और जापान में ये 2 कंट्री थे जिनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफी लंबे समय के लिए है। प्लस चाइना का जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है वो उनकी जरूरत का मोर देन 50% है, तो इसलिए उनको गैस की उतनी दिक्कत नहीं हो रही। चाइना को प्रॉब्लम कहां हो रही? यूरोप में और भारत जैसे देशों में, जहां पे अपना रिजर्व उतना नहीं है, हमारी अपनी जरूरत का हम लोग बहुत निकाल नहीं पाते हैं। तो ये आरोप भी सरकार के ऊपर ठीक नहीं कि पहले से पता था तो क्या कर ले, पता भी होता तो क्या कर लेते आप? कुछ नहीं कर सकते थे आप। जो सिचुएशन आज है तब भी होती। तो आप माफ कर रहे हैं सरकार को? नहीं, मैं माफ नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत क्रिटिकल कह रहा हूं कि दाम बढ़ेंगे, मैंने तो पहले कह दिया दाम बढ़ेंगे, लेकिन सरकार को दाम पता बढ़ेंगे होता इसलिए है सरकार मतलब ने क्या कर कर दिया? नहीं कुछ। दाम तो इसलिए बढ़ रहे हैं ना कि सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, सरकार, मैं तो पूछ रहा हूँ सरकार क्या कर सकती थी? जो लोग आलोचना करें वो बताएं कि सरकार को ये करना चाहिए था। आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपकी परमानेंट अगले 6 महीने साल भर की बुकिंग होती है गैस की और तेल की, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपकी साइंड है, वो आएंगे। अब रास्ते में अगर डकैती पड़ जाए तो उसमें सरकार कैसे प्रिएम्प्ट करेगी? या कहीं से आप तेल ले ही नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे आप? तो ये सिनेरियो इसलिए बना। तो मुझे इसमें सरकार को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सरकार को पता भी था तब भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं ये कर एक सकते। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें आप कर नहीं सकते थे कुछ, ये तो होना ही था। चलिए सर, अब देखते कि क्या हो रहा है। आपने चेता दिया। वैसे हम लोग तो आराम में है क्योंकि कंडे से ही चलाते थे, हम गैस काम में लेते नहीं थे, तो हमारे यहाँ संकट हो नहीं रहा। नहीं नहीं, वो आप बहुत सही करते हो, अमेजोन पे मिलते भी होंगे कंडे, तो आप बुक कर लीजिए। लेकिन सीरियस नोट पे विजय जी, दिक्कत तो होगी आगे, तो अगर होगी। वॉर नहीं रुका ना ये, तो अगले 1 आध महीने के अंदर काफी सीरियस दिक्कत हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अपनी जीडीपी पे फर्क आएगा और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये हमें खतरे, इसके लिए मतलब अब क्या कर सकते हैं, ये किसी के पास एक रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हाथ दबा के चलें और पैनिक न करें, यही एक उपाय है फिलहाल, और कोई उपाय है नहीं। चलिए सर, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको समझाया, हमको भी थोड़ा बहुत समझ आई ये बात। बाकी जब दाम बढ़ जाएगा तो फिर तो झेलना क्या पड़ेगा, झेलना पड़ेगा उसको। और ये आशंका आपने आज से ही हमको डराने का काम शुरू कर दिया। ये लोगों मैं को भी डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं, डराने और चेताने में फर्क है।
मैं आपको चेता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ये विद्वान लोगों का खेल है। पॉलिश लैंग्वेज में डराते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो नमस्कार, नमस्कार। बताया, हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।